नमस्कार, साप संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी मुख्य खबर से ही करेंगे। दोस्तों, आज जो मौसम ने करवट बदली है उसके बारे में विस्तार से आपको समाचार बताएंगे। दोस्तों, किस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में आंधी के साथ तूफान और ओलावृष्टि, भारी बरसात का आलम चल रहा है। आज भी हरियाणा में काफ़ी क्षेत्रों में बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई। तो दोस्तों, हमारे क्षेत्र की भी हम बात करेंगे और दोस्तों आज हम बात करेंगे मंडियों के भाव की, मौसम के मिजाज की भी बात करेंगे और भादरा आसपास खबरों सहित देश प्रदेश की उन प्रमुख खबरों के बारे में भी आपको बताएंगे, अपडेट करवाएंगे, जो कि चर्चाओं का विषय रही है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। 23 मई को आज क्या विशेष दिवस है? तो आज जयपुर राजघराने की राजमाता रही महारानी गायत्री देवी का जन्म हुआ दोस्तों, और 1919 में आज के दिन हुआ है, जो कि पूरे राजस्थान भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अलावा 1948 में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली दोस्तों विछेत्री पाल भारतीय महिला ने तिरंगा फहराया था चोटी पर जाकर, और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने प्रथम बार सबसे ऊंची दुनिया की चोटी पर तिरंगा फहराया। तो बहुत खुशी की बात आज। और दोस्तों, आज विश्व कछुआ दिवस भी है और धूमधाम से विश्व कछुआ दिवस मनाया जा रहा है। कछुआ प्रजाति को किस प्रकार से जो है बचाए रखना है, संरक्षण करना है। और ये जंतु दोस्तों ऐसा जीव, जंतुओं में इनकी गिनती होती है कछुआ की, जो कि 500 साल तक भी दोस्तों जीवित रहते हैं। ये ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं और लंबे समय तक ये कुछ भी खाए पिए बगैर भी ये जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जीव को बचाने के लिए आज के दिन जो विश्व कछुआ दिवस है, इसके ऊपर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, संगोष्ठियां आयोजित होती है और भारत सहित पूरे विश्व में दोस्तों कछुए को बचाने के लिए जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और आज ही के दिन दोस्तों 1951 को चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 23 मई को 1951 को चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था और पूरी दुनिया में चीन का उस समय विरोध हुआ था। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज हमने अलग अलग 2 पार्टीशन बनाकर दयानंद खोखेवाला का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने डाला है और विभिन्न तरह के सवाल हमने दयानंद खोखेवाला से किए थे, क्योंकि कल उनको दोबारा से गौशाला सेवा समिति का अध्यक्ष भादरा का बनाया गया। और दोस्तों लगभग उनको 15-16 साल से लगातार रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत उम्दा किस्म के एक प्रकार से समाज सेवी है, गौ सेवक है। और दोस्तों गायों की सेवा करने में इनका कोई सानी नहीं है और इनकी अच्छी सेवाएं देखते हुए, उनका जज्बा जुनून देखते हुए उनको पुनः गामराम ने मीटिंग के साथ ही इनको बागडोर सौंपी थी। तो इसको लेकर आज उनसे हमने साक्षात्कार किया और 2 पार्टीशन में अलग अलग वीडियोस बनाए और काफ़ी रोचक सवाल इसमें हैं। तो दोस्तों ज़रूर आप अलग से डाला गया ये वीडियो आप देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो प्रकरण चल रहा है उसका कल आज सुनवाई इसकी पूरी हुई है और दोस्तों जिला वाराणसी कोर्ट से जो है कल फैसला आ सकता है। क्या किस प्रकार की जो सुनवाई में बहस हुई है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष द्वारा अपनी अपनी दलीलें पेश की गई और काफ़ी यहाँ याचिकाएं भी दोस्तों लगी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि वाराणसी कोर्ट इस मामले का निपटारा करेगा और सीरी के साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जो है सिलसिलेवार इस प्रकरणों का निपटारा करेगा। उसके बाद में जो है वाराणसी जिला कोर्ट लगातार दोस्तों इस मामले की सुनवाई कर रहा है और आज बहस को पूर्ण करते हुए जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया। तो क्या फैसले में दोस्तों निकल कर आया है ये कल पता चलेगा, लेकिन बनारस के डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज है दोस्तों, ये अजय कृष्ण विश्वेश इनका नाम है और बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। इसलिए हम जज साहब के बारे में बताते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले हैं। 31 जनवरी 2024 को इनका रिटायरमेंट भी है, तो 1.5-2 साल का इनके पास समय है। और मैं आपको बताऊं तो 30 विभिन्न न्यायिक पदों पर दोस्तों ये रहे हैं।
तो काफ़ी अनुभवी है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा भी था कि उनके पास 25 वर्षों का अनुभव है, तो वो अच्छी तरीके से इस मामले को देख सकते हैं। इन सारी याचिकाओं के मामलों का निपटारा करने में वो सक्षम है और फिर अगर कहीं कोई कमी या त्रुटियां या किसी को ऑब्जेक्शन या किसी प्रकार का जो प्रोटेस्ट कोई दर्ज करवाना चाहे तो दोस्तों उसके बाद में ऊपरी अदालतों के जो दरवाजे हैं वो सदैव एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत खुले रहते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों कौन कौन सी इसमें बातों को लिया गया होगा, कल फैसला आएगा तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों में एक प्रकार से बेचैनी होगी और जिस प्रकार से साक्ष्य निकल कर सामने आए, जिनकी दोस्तों मीडिया एक प्रकार से ट्रायल चल रहा है और जो पूरे वायरल हो रहे हैं खबर, जिस प्रकार से शिवलिंग तालाब से निकल कर आया और इसके अलावा अनेकों मंदिरों के हिंदू चिन्ह मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहा होगा कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। और कुल मिला के जो 5 महिलाएं ने याचिका लगाई थी कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की उनको अनुमति प्रदान की जाए, तो दोस्तों उस पर भी क्या निकल कर आता है, किस प्रकार से जज साहब ने इसका डिसीजन लिया होगा और दलीलें दोनों पक्ष की सुनी होगी, क्या एविडेंस रखे गए होंगे, तथ्यों के आधार पर क्या डिसीजन निकल कर आ रहा है दोस्तों, इसको लेकर ज़रूर चिंताएं जो है पूरे देश में व्याप्त है। और आज जब नरेंद्र मोदी नेपाल के जो माफ़ कीजिएगा जापान के दौरे पर है और टोक्यो से जब वो संबोधित कर रहे थे तो दोस्तों उन्होंने भी वाराणसी का आज जिक्र किया। बेशक वो जिक्र इसलिए किया कि जापान की सहायता से वहाँ जो निर्माण हो रहा है और कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो फैक्ट्रियां लग रही है दोस्तों उनको लेकर जिक्र किया था, लेकिन प्रधानमंत्री की भी कहीं ना कहीं नज़रें वाराणसी पर टिकी होगी क्योंकि कल जो फैसला आने वाला है दोस्तों वो बहुत बड़ा फैसला है। जिस प्रकार से अयोध्या के राम मंदिर का जो फैसला आया था और जिसने पूरे देश को प्रभावित किया था और दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ स्थानों पर दंगे भी हुए थे, लेकिन उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी और अब भी सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद ही है। तो कुल मिला के क्या फैसला आने वाला है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, जहर जो जीरेबाजी की गई है, जो बहस कोर्ट में होती है, दोनों पक्षों की जो दलीलें होती है दोस्तों उनमें क्या था और किस प्रकार से जो वकीलों ने अपने अपने पक्ष की याचिकाओं पर जीरे की है दोस्तों, ये बहुत आगे के सवाल है। देखते हैं, कल का इंतज़ार कीजिएगा आप। तो इसके अलावा दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी का जापान का दौरा जारी है और संभवतः कल वो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी मिलेंगे और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत भी होगी। और दोस्तों 4 देशों की जो क्वाड संगठन बना है उसका शिखर सम्मेलन है, एक प्रकार से उसकी बैठक है और उसको लेकर चारों ताकतवर देशों की ये जो बैठक है उससे चीन के माथे पर चिंता के बल पड़ गए होंगे क्योंकि दोस्तों एशिया के ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत के साथ दूर दराज का पश्चिम का एक उनका मजबूत मित्र अमेरिका भी इसमें शामिल हो रहा है। तो इन 4 देशों का ये संगठन है और चाइना के ऊपर भी दोस्तों इसमें बात होने की पूरी संभावना है क्योंकि चाइना की जो ताइवान के ऊपर अटैक करने की और जो विस्तारवादी नीतियां हैं दोस्तों उससे लेकर सभी देश चाइना से नाराज रहते हैं और उनकी विस्तारवादी नीति से जापान भी कहीं ना कहीं पूरा चिंतित और परेशान रहता है। तो और भारत के साथ तो उनके सीमा के ऊपर कई तरह के विवाद पूर्व में भी उभर कर आए और आगे भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ मामले ऐसे हैं जिनका स्थायी समाधान दिखाई नहीं देता और वो समस्याएं रहकर कुछ समय बाद फिर से सर उठाने लगती है। तो कुल मिला के क्या निकल के आता है मोदी जी की इस यात्रा से और किस प्रकार का संबोधन दिया आज दोस्तों, शानदार तरीके से आज पीएम मोदी का स्वागत सत्कार हुआ और जो प्रवासी थे भारतवासी वहाँ उन्होंने दोस्तों बहुत ही संजीदगी के साथ और मोदी के नारे लगाते हुए और प्रधानमंत्री विशेषकर बच्चों से बात करने से ऐसे मौके पर कभी नहीं चूकते हैं और आज भी उन्होंने बच्चों से बहुत ही सलीके के साथ और विस्तार से काफ़ी देर तक विभिन्न बच्चों के साथ बातें की और उनके अनुभव के बारे में पूछा, उनकी जिज्ञासाओं के बारे में पूछा, उनकी रुचियों के बारे में पूछा। तो ये प्रधानमंत्री जी का अपना स्टाइल है दोस्तों। अब हम बात करते हैं उस विषय की जिस विषय को लेकर पिछले 20 मई को
3 दिन पहले बजरंग सहारण ने किसान आंदोलन के तहत उपखंड कार्यालय का घेराव किया था और विभिन्न मांगों के साथ ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा था। तो दोस्तों जिला कलेक्टर के नाम सौंपे इस ज्ञापन में फसल बीमा क्लेम को लेकर अनेक मांगे थी। 2020-21 का जो रबी का फसल बीमा क्लेम बादरा के कई गांवों के किसानों का बाकी था दोस्तों, उसको लेकर जो है बजरंग सहारण ने आवाज़ बुलंद की थी और लगभग चेतावनी भी दी थी कि अगर 30 मई तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो मलसीसर में चक्का जाम करेंगे, रोड को ब्लॉक करेंगे। और इसी कवायद में दोस्तों आज एक नया ज्ञापन लेकर बजरंग सहारण ने विशेष तौर से जिला कलेक्टर से रूबरू हुए और मुलाकात की दोस्तों। हनुमानगढ़ जाकर मुलाकात की और इस मुलाकात में काफ़ी देर की इस मुलाकात में उन्होंने 4 अलग अलग ज्ञापन भी सौंपे और जो पूर्व में ज्ञापन दिया था फसल बीमा क्लेम का, उसके एक एक बिंदुओं पर जिला कलेक्टर महोदय से नथमल डिटेल से विस्तार से बातचीत हुई। और दोस्तों इस विस्तार से हुई बातचीत में क्या निकल कर आया ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आज जो अलग अलग तरह के ज्ञापन दिए गए दोस्तों, वो क्या ज्ञापन उन्होंने दिए थे। जल जीवन मिशन के तहत जो घटिया पाइपलाइनें, हमने भी एक वीडियोस दिखाए थे, एक कवरेज दिखाई थी मेलिया गांव की, जो घटिया पाइपलाइन थे दोस्तों, उसके बाद में वो मात्र 24 घंटे में वो पाइप उठा लिए गए एक ट्रैक्टर और जेसीपी के द्वारा। ग्रामीणों ने हमें सूचना भी दी थी। तो वो इतने बेहद घटिया किस्म के पाइप जो है जल जीवन मिशन के तहत बिछाए जा रहे हैं, तो कैसे लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा, इसको लेकर एक ज्ञापन दिया था और इनकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी। और नथमल डिडेल ने, जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया बजरंग सहारण को कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच जल्दी करवाएंगे। इसके अलावा टोल रोड जो दोस्तों टूटी हुई थी, जो मोती प्लेस के आगे, और उसको लेकर भी एक ज्ञापन दिया गया। और ये टोल नाका जो मुंसरी और गोगामेडी के बीच में है, मुंसरी अड्डा और गोगामेडी से बीच में, उसको बंद करने की मांग की गई है दोस्तों। पूर्व में भी काफ़ी सूचना इसकी छपी थी, क्योंकि जो डाबड़ी मार्ग पर एक नया टोल नाका खुला है, उनकी और दूरी का जो पैमाना है वो पूरा नहीं है और कहीं ना कहीं इनमें से एक अवैध है जो टोल नाके हैं। तो इस टोल नाके को समाप्त करने की भी जो ज्ञापन दिया गया, मांग की गई। और इसके अलावा एक पशु पेयजल व्यवस्था को लेकर क्षेत्र में हाहाकार मचा है दोस्तों। गाँवों में इस कदर परेशानियां और पानी की किल्लत है कि पशुधन को लेकर ग्रामीण जन बहुत परेशान है दोस्तों। और खुद के पीने का भी पानी नहीं है और पेयजल की इतनी भारी किल्लत है, उसको लेकर भी अलग से एक ज्ञापन बजरंग सहारण ने दिया। तो इसको लेकर जिला कलेक्टर महोदय ने साफ साफ कहा कि इसके बारे में हम विस्तार के साथ योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं और जल्दी उसको धरातल पर लागू किया जाएगा और जल्दी इसको लेकर राहत प्रदान की जाएगी। और टोल नाके की रोड जो थी टूटी हुई, जो वीडीएस जो माफ कीजिएगा मोती प्लेस के आगे, उसको लेकर जिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि जल्द ही 10-15 दिनों में ही इस रोड को बनवा दिया जाएगा, ये आश्वासन भी दिया। और दोस्तों जो पॉइंट वार बात की गई, जो पहले ज्ञापन दिया गया था, जो धरना प्रदर्शन और घेराव उपखंड का किया गया था फसल बीमा क्लेम को लेकर, तो उस पर पॉइंट दर पॉइंट बात करते हुए जिला कलेक्टर महोदय ने साफ साफ बजरंग सहारण से कहा कि लगभग जिला हनुमानगढ़ जिला में 10,000 के करीब बीमा धारकों के जो बकाया है वो बकाया है, उनमें से 2300 के खाते में ये राशि डाल दी गई है। ये एक बहुत अच्छी और खुशी की बात है। और दोस्तों ये भी कहा कि 700 बीमा धारकों के अकाउंट में मात्र 2 दिनों में ये बीमा क्लेम की राशि जो है बकाया थी वो आ जाएगी। तो इसको लेकर ये लगभग 3,000 होते हैं और 10,000 जो है जिले के हैं और शेष बचे उन सभी खाता धारकों के
खातों में, अकाउंट्स में दोस्तों जो बीमा क्लेम की राशि बकाया है वो जिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि मात्र 1 हफ्ते के भीतर भीतर इन सभी किसानों के खातों में बकाया फसल बीमा क्लेम की राशि जो है वो ब्याज सहित डाल दी जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत खुशी की बात है और बजरंग सारण ने खुशी का भी इजहार किया और कलेक्टर महोदय को धन्यवाद भी ज्ञापित किया कि आपने हमारी मांगों के ऊपर इस कदर संजीदगी के साथ एक संवेदनशीलता दिखाते हुए जो है सभी मांगों के ऊपर आपने पॉइंट दर पॉइंट बात की है, इसके लिए उनका धन्यवाद भी किया गया। तो दोस्तों हम बात करते हैं पेयजल और सिंचाई की पानी की, और जोहड़ प्राय सूख चुके हैं दोस्तों। इसके बाबत संभवतः ये जो मानसून सत्र है ये अब आने वाला है, तो ये कुल मिला के ये संकट जो है जल्द ही समाधान इसका हो सकता है। लेकिन अब भी पशुओं के पीने के लिए दोस्तों तालाबों में पानी नहीं है, जोड़ों में पानी नहीं है जो गाँव में है, तो कंडीशन बहुत ख़राब है। लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से इस समस्या का समाधान या तो प्रशासन करेगा या फिर दोस्तों प्राकृतिक रूप से इसका समाधान जल्द ही होगा, ऐसी आशा और उम्मीद हमें भी है। तो बजरंग सारण द्वारा जिस प्रकार से निजी तौर पर जिला कलेक्टर के साथ मिलकर क्षेत्र की समस्याओं को उठाया गया और ज्ञापन दिया गया और विस्तार के साथ पॉइंट दर पॉइंट इन बिंदुओं पर एक एक करके बात की गई, ये हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और मैं तो उम्मीद करूँगा कि भादरा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों को बजरंग सारण से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ऊर्जावान युवा और दोस्तों पढ़े लिखे एक ऐसे नौजवान हैं जो कि क्षेत्र की समस्याओं को गहरी समझ के साथ परखते भी हैं और उनके ऊपर अमल भी करते हैं। तो इस प्रकार से युवाओं को, जो युवा राजनीति में आ रहे हैं दोस्तों, कुल मिला के उनको भी इसी संजीदगी के साथ क्षेत्र की समस्या उठाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के अब बात करते हैं दोस्तों मंडियों के भाव की, उसके बाद में मौसम के मिजाज पर हम बात करेंगे। तो आज भादरा मंडी में दोस्तों सरसों 6313 रुपये प्रति कुंटल के भाव से उच्चतम भाव रहा और ग्वार का भाव उच्चतम रहा 5678 रुपये प्रति कुंटल का। फतेहपुर मंडी चूरू जिले की दोस्तों ग्वार रहा 5625, आबोर मंडी में सरसों रही 6500, गोलूवाला मंडी में गेहूं रहा आज अधिकतम 2100 रुपये प्रति कुंटल पर और सरसों के भाव 6381, जबकि सादुलपुर चूरू जिले के राजगढ़ कस्बे की मंडी में दोस्तों ग्वार रहा 5546 रुपये प्रति कुंटल और रायसी नगर में ग्वार 5720 रुपये प्रति कुंटल, मूंग के भाव 6200, नरमा के भाव 10,375 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि सरसों के भाव 6500, चना के भाव 4500, गेहूं के भाव 2210 और जौ के भाव 2737 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि तारा मीरा बिका यहाँ रायसी नगर में 5400 रुपये प्रति कुंटल और चूरू में ग्वार रहा दोस्तों 5515 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में ग्वार के भाव 5674 और सरसों के भाव 6500 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि नरमा दोस्तों आदमपुर मंडी में 11,800 रुपये प्रति कुंटल रहा और भट्टू मंडी में नरमा 11,700 रुपये प्रति कुंटल का भाव रहा और केसरी सिंहपुर मंडी में सरसों के भाव 6490, गेहूं के भाव 2109 और चना के भाव 4500 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि संगरिया मंडी में जौ के भाव 2436, गेहूं के भाव 2131, ग्वार के भाव 5800, जबकि सरसों के भाव 6504 रुपये प्रति कुंटल रहे और सरसा मंडी में सरसों दोस्तों 6431 रुपये प्रति कुंटल बिकी और नरमा बिका है 12,025 रुपये प्रति कुंटल। तो नरमे के भाव में पिछले 2-3 दिनों से और आज विशेषकर सोमवार को जब मंडियों में भाव हुए, बोली हुई, तो दोस्तों कुछ डाउन रहे भाव यहाँ नरमा के और गेहूं के भाव में भी ज़्यादा तेज़ी यहाँ नहीं देखी गई। तो कुल मिला के ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। अब मौसम के मिजाज का जिक्र कर लेते हैं दोस्तों। मौसम ने एकाएक करवट बदली है, हमने कल भी आपको बताया था हवाएं तेज चलेगी और बहुत ज़्यादा अगर उम्मीद से हवाएं चलेगी तो कहीं ना कहीं बारिश पर अंकुश लगेगा दोस्तों, बारिश उसके अनुकूल नहीं होगी। ये एक
कड़वा सत्य है दोस्तों। और प्रकृति का एक प्रकार से ये दंश भी हम मान सकते हैं कि अच्छे खासे बादल आसमान में हमें दिखाई देते हैं, बरसने के लिए तैयार होते हैं और अच्छी गर्जना के साथ हमारे ऊपर मंडराते हैं, हमें संदेश भी देते हैं कि हम अब जमकर बरसने वाले हैं। लेकिन इसके बाद में चलने वाली तेज़ हवाओं के साथ ये बादल भी बहकर कहीं आगे अन्य शहरों की ओर, अन्य प्रदेशों की ओर चले जाते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं, आसमान की तरफ देखते रह जाते हैं। तो ऐसा दोस्तों अक्सर होता है और कल भी ऐसा हुआ। कल अच्छा खासा मौसम था बरसात का भी, लेकिन तेज़ हवाओं ने बरसात की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन दोस्तों कल भी हमारे पड़ोसी बड़े शहर हरियाणा के हिसार में अच्छी खासी बरसात हुई। और आज का जिक्र करूँ मैं तो दोस्तों आज नज़दीकी हरियाणा के करीब करीब क्षेत्र में बरसात और ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई और आंधी साथ में चली थी दोस्तों। तेज़ आंधी के साथ 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं के साथ बरसात भी चली। तो हमारे क्षेत्र में अब मौसम कैसा रहने वाला है? आज 23 मई को दोस्तों मात्र 34 से 38 डिग्री ही टेम्परेचर आज रहा। जैसा उम्मीद थी टेम्परेचर 40-42 डिग्री रहने की दोस्तों, से कहीं अपेक्षाकृत कम टेम्परेचर आज रहा। और 29 से लेकर 43 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से झोंके भी आपने महसूस किए होंगे। और 1.2 mm बरसात आसपास क्षेत्रों में बूंदाबांदी के रूप में ज़रूर देखी गई, लेकिन कहीं भी जमकर हल्की या अच्छी बरसात नहीं हुई हमारे क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों रात्रि को बरसात की भी संभावनाएं हैं और ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं। तो आज रात्रि को ज़रूर मौसम विभाग द्वारा संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि बादरा में अच्छी खासी बरसात होगी और 15 mm से कहीं अधिक बरसात होगी। तो आज भी कल की तरह मौसम विभाग को विश्वास है कि आज रात्रि को देर शाम को बादरा में बरसात का सिलसिला प्रारंभ होगा और लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिलेगी। तो बादल लगभग 100% ही छाए हुए हैं दिन के भी, और रात्रि को भी लगभग 70-80% बादल छाए रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कितनी बरसात होती है। और आंधी चलने की पूरी संभावनाएं है। और कम से कम मैं हवा का रुख अगर रात्रि को बताऊं तो दोस्तों रात्रि को भी हवा का रुख जो है वो 40 किलोमीटर की रफ्तार से जो है कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा। और उसमें कहीं ना कहीं कई झोंके जो है 55 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार का मौसम रहने वाला है। तो आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, मुलाकात होगी और नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।